हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसकी मीनिंग, एजम्पशंस, फॉर्मूले, डिटर्मिनेंट्स, न्यूमेरिकल सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, राइट। तो ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल की टेक्निक है जहाँ पे कैसे इन्वेंट्रीज़ को कंट्रोल करना है ये चीज़ें देखी जाती हैं, राइट। तो अगर इसकी मीनिंग को समझना है तो सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना होगा। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रख के सोचिए कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं तो अब आपको अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है। तो जब आप अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं या मटेरियल्स मंगवाते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो उस वक्त क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, उस वक्त इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की जाए, है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या बताने वाला है कि जब ये ऑर्डर आपको प्लेस करना है तो आप कितनी क्वांटिटी मंगवाइए एक बार में, राइट। आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए। अब क्वांटिटी मंगाने वक्त कुछ खर्चे होते हैं कि उसको ऑर्डर करने का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, फिर उसको मटेरियल मंगाने के बाद कंपनी में उसको संभाल के रखने के खर्चे। तो ईओक्यू आपको बताता है कि ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी जो आपको ऑर्डर करनी चाहिए जिससे कि आपकी ये संभाल के रखने की कॉस्ट और उसको ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है वो सबके सब क्या हो, मिनिमम हो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इट रेफर्स टू द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अ कंपनी शुड परचेज इन ऑर्डर टू मीट इट्स डिमांड व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। तो जब ये क्या कहता है, ईओक्यू आपको एक ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी बताता है जो इन्वेंट्री की आपको ऑर्डर करनी चाहिए और जिसकी रिक्वायरमेंट कंपनी को है, पर रिक्वायरमेंट हमें कितनी है, हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो ईओक्यू आपको बता रहा है कि आप इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और आपको होल्ड करके रखने की, उस रॉ मटेरियल जो आएगा उसको स्टॉक में, गोडाउन में रखना होगा, तो उसको होल्ड करने का जो खर्चा आने वाला है, ऑर्डर करने का जो खर्चा आने वाला है, स्टोर करके रखने का जो खर्चा आने वाला है, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ईओक्यू वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। ये एक ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है जिसको ऑर्डर करने से आपके बाकी खर्चे मिनिमम हो जाते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आइडल ऑर्डर क्वांटिटी है। आप जब ऑर्डर कर रहे हो तो एक आइडल क्वांटिटी की इतना कम से कम ऑर्डर कर लेना चाहिए जो कंपनी ऑर्डर देती है परचेज़ करने के लिए। तो इस वक्त आपकी क्या हो जाती है कि ये ईओक्यू जो क्वांटिटी आपको बताती है उससे आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपका होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, ये सब इंक्लूड हो जाती है। तो ये सब मिनिमम होती है। सो मोटा मोटी कहा जाए तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो गया, आपकी वो क्वांटिटी हो गई जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर करना चाहिए अपने रॉ मटेरियल के लिए, जिससे उसके बाकी खर्चे, उस इन्वेंट्री को मंगाने का जो स्टॉक आएगा उसको मेंटेन करने का जो बाकी सारे खर्चे लगने वाले हैं वो कम हो। तो क्या वो ऑप्टिमम क्वांटिटी हो जो हमें प्लेस करना चाहिए, जिसका ऑर्डर हमें प्लेस करना चाहिए, ये हमें कौन समझाएगा, ईओक्यू बताता है, राइट। तो जैसे हम ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं हमें वो क्वांटिटी मिल जाती है जिसका हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक हेल्प्स टू मेक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन। तो ईओक्यू क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इन्वेंट्री को कंट्रोल भी रख सकते हैं कि हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, हमारे स्टॉक में कितना रहना चाहिए। साथ में ही हमें शॉर्टेज, जो एक होता है ना कि आपके पास स्टॉक खत्म हो गया है, रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट कर रहा है, अब आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, इन्वेंट्री ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाते हैं। तो ये एक क्या है, एक अच्छी टेक्निक होती है आपके डिसीजंस लेने के लिए। आप डिसाइड कर पाते हो कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जिससे हमारे सारे खर्चे कम हो जाएं, राइट। तो अब आप कॉन्सेप्ट दिमाग में ये बिठा लिए कि ईओक्यू समझने के बाद या ईओक्यू कैलकुलेट करने के बाद आप इस चीज़ के लिए अच्छे से तैयार हैं कि आपको अपनी कंपनी में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। तो जो ईओक्यू होता है इसको इकोनॉमिक लॉट साइज़ भी कहा जाता है। कई जगह पे ईओक्यू को इकोनॉमिक लॉट साइज़ कहा जाता है। और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसने डेवलप की थी, FN हैरिस ने डेवलप की थी। कब की थी, 1915 में, 1915 में ये डेवलप किया गया था। सो ईओक्यू वो साइज़ ऑफ परचेज ऑर्डर है, मतलब कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जिसकी वजह से जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। एक एज्यूम कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, जब बाकी चीज़ें जो एजम्पशंस हैं वो सर्टेन हो, उस सिनेरियो में आपके बाकी खर्चे मिनिमम हो जाएंगे अगर आपने इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो यही कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी, इकोनॉमिकल है जो, मतलब सब में कॉस्ट सबसे मिनिमम है जो, उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना, यही ईओक्यू होता है, राइट। तो अब हम ईओक्यू के बारे में देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताने के लिए क्या एजम्पशंस रखे गए, क्या मान लिया गया है कि ये सब चीज़ें रहती हैं तभी ये क्वांटिटी आप पे एप्लीकेबल हो पाएगी। तो कंजम्पशन एट कांस्टेंट रेट, मतलब ये माना जाता है कि आपकी कंपनी में जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशंस है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज आपकी कंपनी को 20 लाख का मटेरियल चाहिए और कल आपकी कंपनी को 10 लाख का ही रॉ मटेरियल चाहिए। तो मतलब आप जो क्वांटिटी, आपको रॉ मटेरियल को कंजम्पशन क्वांटिटी जो है आपकी वो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट पे कितनी रॉ मटेरियल चाहिए वो कांस्टेंट रेट से, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा सिनेरियो नहीं है। कंजम्पशन आपका कांस्टेंट रेट से हो रहा है। स्टेबिलिटी इन कॉस्ट, ये भी एजम्पशन है कि जो भी चीज़ों की कॉस्ट है होल्ड करके रखने की या ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है वो स्टेबल है, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी है, आपको पता है, फिक्स्ड है कि इतने खर्चे उसमें आते हैं। इसके अलावा क्या है, सर्टेनिटी ऑफ लीड टाइम, तो ये भी एक एजम्पशन है ईओक्यू का कि जो लीड टाइम है वो सर्टेन है। अब लीड टाइम का क्या मतलब हो गया, लीड टाइम का मतलब होता है कि आप एक बार जब ऑर्डर प्लेस करते हो मतलब प्रोक्योरमेंट के लिए और उसको रिसीव करके जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको लीड टाइम कहते हैं। मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर मुझे मिल गया, डिलीवरी हो गई उसकी, तो इस पीरियड को, इस टाइम गैप को ही लीड टाइम कहा जाता है। तो कहा जाता है सर्टेनिटी ऑफ लीड टाइम, मतलब आपको पता हो कि आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया है और आपको ऑर्डर जब मिलेगा तो वो जो टाइम पीरियड है वो आपको फिक्स्ड हो, सर्टेन हो, आपको पता हो कि इतना टाइम लग जाता है एक ऑर्डर प्लेस करने में, राइट। ये सब क्यों बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक है ना, मैक्सिमम ऑर्डर, ये सब चीज़ें, सेफ्टी स्टॉक, ये सब भी आप देखते हो कि कब आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, आपके स्टॉक में कितना ऑर्डर है, कितना मटेरियल है कि इसके इतना मटेरियल रहे, इसके पहले ही आपको ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, है ना। मैक्सिमम इतना ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, मिनिमम इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए, ये सब भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको वो लीड टाइम पता होना चाहिए कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कितने टाइम पीरियड में आपका माल आ जाता है आपके यहाँ पे, और वो टाइम पीरियड फिक्स्ड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। कंटिन्यूअस सप्लाई, ईओक्यू ये भी मानता है, ये एज्यूम करता है कि आपकी सप्लाई कंटिन्यूअस बेसिस पे है, मतलब आपको जब भी मटेरियल की ज़रूरत होगी मार्केट में वो अवेलेबल है, आप जब भी ऑर्डर प्लेस करोगे वो ऑर्डर आपका रिसीव हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि कभी कि मार्केट में शॉर्टेज है, ये पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल है ये तो इसी टाइम पीरियड में मिलता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि आपको जिन रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो हमेशा मिलते हैं, उसकी सप्लाई कंटिन्यूअस है, मार्केट हमेशा अवेलेबल है। तो ये इनके एजम्पशंस हो गए किसके, ईओक्यू के, कि कंजम्पशन फिक्स्ड है, आपकी कांस्टेंट रेट से होती है, आपको कॉस्ट में स्टेबिलिटी है, लीड टाइम आपको पता है, और सप्लाई हमेशा होती रहती है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के एजम्पशंस हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, राइट। तो अगर आप ईओक्यू चाहते हैं, ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन और ये डेटा जो है आपको रिक्वायर्ड है ईओक्यू को डिसाइड करने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको कितने मटीरियल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ एनुअल यूजेज इन यूनिट, साल भर में आपको कितना मटीरियल परचेज करना होता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर। अगर आप मटेरियल मंगाते हैं तो एक बार जब आप ऑर्डर ये प्लेस कर रहे हैं मटेरियल मंगाने के लिए, तो उस वक्त जो खर्चे आते हैं उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, या फिर उसको कहते हैं नॉन कैरिंग कॉस्ट। तो इसमें जैसे क्लरिकल कॉस्ट, स्टेशनरी कॉस्ट, पोस्टेज, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। तो दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो खर्चा आ रहा हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है, आपका कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब होता है कि आप जब एक बार ऑर्डर प्लेस कर देते हो और आपके पास वो मटेरियल आ जाता है, तो उस मटेरियल को अपने गोडाउन में, अपने स्टॉक में मेंटेन करके रखने का जो खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को संभाल के रखने का जो खर्चा आपका आता है, राइट। इसको हम कैसे निकालते हैं, अगर एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी होती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे निकालते हैं। तो वहाँ पर जैसे मान ली दिया गया है कि 75% जो होता है कैरिंग कॉस्ट आती है, मतलब एक मटेरियल को संभाल के रखने के लिए 75% की कॉस्ट आ जाती है। तो परसेंटेज में यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट दे दी गई। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए उस एक यूनिट को, यूनिट का जो परचेज प्राइस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर एक यूनिट 100 रुपये की है और हम बोल रहे हैं कि 75% इसको कैरी करके रखने का खर्चा है, इसका मतलब कितना हो गया, 100 का 75%, मतलब 75 रुपये इसको संभाल के रखने के खर्चे हो गए, कैरिंग कॉस्ट आ गई आपकी। क्लियर है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक रिक्वायरमेंट कितने की है आपको मटेरियल
की, दूसरा उसको मंगाने का क्या खर्चा है, तीसरा उसको मंगाने के बाद संभाल के रखने का क्या खर्चा है, राइट। अब हम एक एक करके इन सारे खर्चों को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि इस सारे एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको इन शॉर्ट OC भी लिखते हैं या CO भी लिख देते हैं, राइट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब वो खर्चा जब आप एडिशनल इन्वेंट्री मंगा रहे हो, उसको मंगाने के लिए जो खर्चा आपको लगने वाला वो सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है आपका ऑर्डर को कम्युनिकेट करने के खर्चे। जैसे आपको मंगाना है मटीरियल, अब आपको मटीरियल मंगाना है तो आप परचेज रिक्विजिशन लेटर दोगे, उसको इन्फॉर्म करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो उन सब में जो खर्चे आएंगे वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा जो परचेज ऑफिसर है उसकी ट्रैवल के लिए, उसके डेली अलाउंस के लिए, उसके खाने पीने के, रहने के लिए, वो सब जो खर्चे होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया, कितना मटेरियल मंगाना है उसकी लिस्ट तैयार करना, वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। परचेज डिपार्टमेंट में जो सैलरी जाती है, या इंस्पेक्शन का जो खर्चा आता है, या मटेरियल आप जो रिसीव करते हो तो वो जो लोग रिसीव कर रहे हैं उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उन सब का जो खर्चा आता है वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब आपने जब मटेरियल ऑर्डर कर दिया तो मटेरियल किसी चीज़ में पैक होके आएगा, है ना, उसको कहीं अगर बाहर से मटेरियल आ रहा है आपका, दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चे लगने वाले हैं, तो वो सब खर्चे भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली होती है कि जितने भी खर्चे यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे खर्चे, इससे ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो, वो खर्चे होने ही होने हैं, मतलब वो अनचेंज होते हैं। आप चाहे 100 क्वांटिटी मंगाओ, चाहे 1 लाख क्वांटिटी मंगाओ, आपको जो परचेज ऑफिसर उसके रहने खाने का अगर खर्चा है तो वो तो आपको देना ही देना होता है। आपने 100 क्वांटिटी के लिए उसको परचेज ऑफिसर को भेजा है या आपने 1 लाख क्वांटिटी के लिए भेजा, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज, आप क्या क्वांटिटी मंगा रहे हो उससे मतलब नहीं होता है। ये बाकी खर्चे एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बाकी सारे खर्चे हमेशा अनचेंज होते, चाहे जितना भी ऑर्डर मंगवा रहे हो, चाहे जितनी भी आपकी साइज़ होगी मटेरियल की, ये खर्चे तो उतने ही लगने हैं, राइट। तो ये है गया आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसीलिए जब आप मटेरियल मंगा रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल मंगाते वक्त, आपको ऑर्डर करते वक्त कुछ ऐसे खर्चे हैं, तो चाहे कम मटेरियल मंगाओ चाहे ज़्यादा, वो खर्चे होने हैं। इसका मतलब क्या है कि मंगाते वक्त ध्यान रखो कि कितनी क्वांटिटी मंगा लिया जाए। आप बार बार मंगाओगे क्वांटिटी को तो बार बार ये सारे खर्चे आएंगे, राइट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ना, वो क्या होता है, ये हम एज्यूम करते हैं कि पर ऑर्डर वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये सारे खर्चे तो हर ऑर्डर में लगने हैं, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारे खर्चे तो हर ऑर्डर में लगने हैं, इसलिए वो क्या है, कांस्टेंट हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बार बार ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, तो आपकी जो क्वांटिटी आप ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो ना, वो कम क्वांटिटी है, मतलब मैं 200 क्वांटिटी मंगा रही हूँ और कई बार मंगा रही हूँ, इससे क्या होगा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, है ना, क्योंकि ऑर्डर करने का खर्चा तो हर बार सेम रहने वाला है। आपको परचेज ऑफिसर को, प्रिंटिंग का, क्लर्क का, ये सब जो खर्चा है वो हर बार देना होगा आपको, जितनी बार भी आप ऑर्डर मंगाओगे। अब ऑर्डर आप कम क्वांटिटी का मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी आपके लिए, इसीलिए क्वांटिटी कितनी मंगाई जाए ये ध्यान रखने की लिए ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो आप ये चीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रखिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉन्स्टेंट होने वाली है, आप कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो इससे मैटर नहीं करता है, इसलिए बार बार ऑर्डर करना गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज़ कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, वो जो आपको इन्वेंट्री को होल्ड करके रखने का खर्चा है, कैरी करके रखने का खर्चा है ना, इसलिए इसको होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। होल्डिंग कॉस्ट इसको CH से या CC से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपने मटेरियल मंगा लिया, ऑर्डर किया, मटेरियल आ गया आपके पास, अब आप उसे संभाल के रखोगे, है ना, जब तक आपका वो यूज़ नहीं हो रहा है मटेरियल तब तक आप उसे संभाल के रख रहे हो, कैरी करके रख रहे हो, तो उसको कैरी करके रखने का भी खर्चा होता है। जैसे सपोज करो कि कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास आता है जो कोल्ड स्टोरेज में रखता है, तो अब कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का फीस हमें देना पड़ता होगा, उसका चार्जेस हमें पे करना पड़ता होगा, है ना। तो वो सब क्या हो गया, वो कैरी करके रखने के लिए तो खर्चा है। या कोई ऐसा आपका मटेरियल है जिसको हर समय पॉलिश कराना पड़ता होगा जिससे कि वो नया बना रहे, ख़राब ना हो, तो उसकी पॉलिशिंग का खर्चा क्यों पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपने उसे होल्ड करके रखा है, आपने उसे मंगा के रखा हुआ है। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार जब मटेरियल मंगा लेते हो तो उसको संभाल के रखने का खर्चा, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन द मनी लॉक्ड अप इन स्टॉक। तो वो जितना भी मनी आपने उस मटेरियल को मंगाने के लिए यूज़ कर लिया, अब वो मनी तो ब्लॉक हो गई है, जब तक वो मटेरियल आपके पास रहेगा वो मनी भी ब्लॉक है। अब वो मटेरियल यूज़ हो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट सेल हो, तभी तो वो रिकवरी होगी, अदरवाइज़ जितना भी आपने स्टॉक को रखना है उतने में आपका मटेरियल ब्लॉक होता है।
मनी ब्लॉक हो जाती है तो एक तो वो भी खर्चा इंक्लूड था। स्टोरेज कॉस्ट, जहाँ पे आप उसको संभाल के रखे हो, कोल्ड स्टोरेज में रखे हो तो उसकी चार्जेस हो गए, गोदाउन में रखे हो तो फैक्ट्री का उस गोदाउन का चार्जेस हो गया, तो स्टोरेज कॉस्ट वगैरह हो गया। उसका इंश्योरेंस करते हैं, आप देखते होंगे कि गोदाउन वगैरह का इंश्योरेंस कराया जाता है, तो वो सब इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम जा रहा होता है वो सब कैरिंग कॉस्ट के अंदर था। इवेपोरेशन, अगर कुछ इस टाइप का मटेरियल जो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है ना, तो वो सब भी उस क्यों है, क्योंकि आपने उसे संभाल के रखा, बाय मिस्टेक वो इवेपोरेट हो गया, वो केन खुला रह गया है कुछ भी, तो वो सब भी क्यों है, वो कैरी करके रखने की वजह से ही तो है। तो ये सब कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। गोदाउन रेंट वगैरह हो गया, ऑब्सोलेसेंस वगैरह हो गया, पुराना हो गया माल, है ना, वो उसका रीयूज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसे कहते हैं ना ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। तो ये सब भी क्या है, कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपके इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मटेरियल कितनी चाहिए वो तो हो ही गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया वो भी हो गया, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है वो भी हो गया। यही 3 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेने वाले हो। मतलब आप ये डिसाइड कर ले जाओगे कि एक बार ऑर्डर अगर मुझे करना है तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे कि मेरे सारे खर्चे, ये ऑर्डर करने का, संभाल के रखने, कैरी करके रखने का खर्चा मिनिमम हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कैरिंग कॉस्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वैसे कैरिंग कॉस्ट का इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देख लेते हैं कि कैरिंग कॉस्ट में जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो पर यूनिट क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर लार्ज द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री द हायर विल बी द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। मतलब अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी मंगा के रख ली तो उसको संभाल के रखने के लिए भी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो अगर ज़्यादा इन्वेंट्री है तो कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। वहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करिए, वहाँ क्वांटिटी से मैटर नहीं कर रहा, आप जितनी बार ऑर्डर करेंगे उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। कम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो लेकिन बार बार ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा कब पड़ेगी, जब आप ज़्यादा इन्वेंट्री मंगा के रखोगे ना। एक बार में हमने 2 लाख 4 लाख इन्वेंट्री मंगाई तो 4 लाख को संभाल के भी तो रखना है, उसके लिए बाकी खर्चे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ क्वांटिटी है, कैरिंग कॉस्ट में क्वांटिटी मैटर कर रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर मैटर करते हैं, उसके बेसिस पे वो खर्चा ज़्यादा या कम लगता है। राइट? तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं EOQ के फॉर्मूले की, आखिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इन डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे। तो देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट, हम क्या करते हैं, अंडर रूट के बेसिस पे इसको निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीज़ें लिख दी हैं, जैसे 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई R क्या डिनोट कर रहा है, एनुअल रिक्वायरमेंट, CO मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और CC कैरिंग कॉस्ट हो गया या होल्डिंग कॉस्ट हो गया, होल्ड करके रखना या कैरी करके रखना, बात एक ही हो गई। राइट? तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है? यहाँ R मतलब एनुअल यूजेज इन यूनिट्स या एनुअल रिक्वायरमेंट्स, इसी को लोग डिमांड भी बोल देते हैं कि कितना एनुअल डिमांड आपकी की है, इसको D से भी डिनोट कर देते हैं लोग। राइट? CO क्या हो गया आपका, कोट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पर ऑर्डर, तो आप एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो उसकी जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। फिर CC या CH क्या होता है, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, आपको होल्ड करने की कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट का होल्डिंग कॉस्ट, ये आपका हो गया। अगर नॉन कैरिंग कॉस्ट दी है, इसका मतलब नॉन कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, नॉन कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट आपकी होल्डिंग कॉस्ट हो गई। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन में क्या बात मेंशन की है, किस तरह से इसको डिनोट किया गया है, आपको वो ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ठीक है? तो कैरिंग, अगर आपके क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया होता है तो आप जो एक मटेरियल की प्राइस है उस पर वो कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने उसको देख लिया था, हमने एग्जांपल में ले लिया। तो कई जगह पे इसको कैसे दे देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई D मल्टीप्लाई बाई S, मतलब 2DS डिवाइड बाई H। वहीं पे कई जगह इसको क्या कह देते हैं, 2DO डिवाइड बाई H कर देते हैं। तो ये अपना अपना नोटेशन है, आप किस तरह से उस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको 2 से, क्योंकि आप अंडर रूट कर रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ही। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल रिक्वायरमेंट, साल में कितना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर कर रहे हैं, उसको मंगाने के लिए खर्चा कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई उसको संभाल के रखने का खर्चा कितना आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट, यही पूरा फॉर्मूला है। राइट? अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, अगर हमें क्वेश्चन लेते हैं उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। राइट? तो द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज़ 3200 यूनिट्स। साल भर में आपकी रिक्वायरमेंट कितने की है, 3200 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 3200 यूनिट्स चाहिए। द यूनिट कॉस्ट इज़ ₹6। एक यूनिट जो आप मंगाएंगे उसकी प्राइस कितनी है, 6 रुपये की है ना। 3200 यूनिट्स आपको साल भर में चाहिए होती है।
एक यूनिट की मटेरियल की जो प्राइस है वो ₹6 है एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ 25% पर एनम। 25% पर एनम उसकी कैरिंग कॉस्ट है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है, तो जैसे ही आप कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देखिए आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये तो प्राइस पे निकलेगा, एक यूनिट की जो प्राइस है मतलब ₹6 पे निकलेगा। और कई क्वेश्चन में क्या होता है, सीधे सीधा कैरिंग कॉस्ट दे दी जाती है कि कैरिंग कॉस्ट ₹2 है, कैरिंग कॉस्ट ₹1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही वो जो अमाउंट दिया वही ले लेना है आपको, ठीक है। परसेंटेज में देगा तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर इज़ ₹150, अगर आपको ऑर्डर करने का जो खर्चा है वो कितना है, ₹150 है, तो आपको डिटरमाइन क्या करना है, EOQ, मतलब हम कितनी क्वांटिटी मंगाएं एक बार में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, तो अगर मुझे 3200 यूनिट मंगाने हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है और EOQ बता देता है कि आपको एक बार में इतना यूनिट मंगाना है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे साल भर में कितनी बार ऑर्डर मंगाना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे प्लेस करना है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमें साथ में ये भी बताइए कि एक बार ऑर्डर अगर मैंने प्लेस कर दिया तो दोबारा जब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है उसमें कितना टाइम गैप होना चाहिए। तो टाइम बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर प्लेस करने के बीच में कितना टाइम गैप रखें, है ना। एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब कितने दिन बाद हम दोबारा दूसरा ऑर्डर प्लेस करें, क्लियर है। तो एक तो EOQ बताना है कि कितनी क्वांटिटी मुझे एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए जिससे कि मेरा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, है ना। ये वो प्लेस होती है, EOQ वो पॉइंट होता है जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अब जब ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी तो टोटल कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगी, क्लियर है। तो EOQ एक ऑप्टिमम क्वांटिटी हो गई, तो वो आपको बताना है, नंबर ऑफ ऑर्डर आपको बताना है और 1-2 ऑर्डर प्लेस करने के बीच का टाइम गैप बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितने की है, 3200 की है, राइट। आपका प्राइस क्वेश्चन में दिया है ₹6 है, कैरिंग कॉस्ट दिया है मतलब उसे कैरी करके रखने, होल्ड करके रखने की जो खर्चे हैं वो कितना है, 25%, परसेंटेज में दिया था तो हम प्राइस का 25% निकाल लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 25%, हाँ 6 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा ₹1.50। और ऑर्डर करने का खर्चा, एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितना खर्चा आता है, ₹150, 150 का आता है। तो बस हमें फॉर्मूले पे पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट, सबको हम पुट कर देंगे। 2 लिखा, 3200 हमकी रिक्वायरमेंट थी, एक बार ऑर्डर प्लेस करते तो ₹150 लिखते, डिवाइडेड बाई मैंने कैरी करके रखने की खर्चे लिख दिए 1.50। सो आंसर इज 800 यूनिट्स। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट का सॉल्व कर लीजिए, फिर डिवाइड करके फिर अंडर रूट लगा दीजिएगा आप, ठीक है। तो 800 यूनिट आपका आंसर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपको 3200 यूनिट मंगाने हैं ना, तो 3200 यूनिट्स मंगाने के लिए आप एक बार जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने यूनिट्स का ऑर्डर देना है आपको, 800 यूनिट को ऑर्डर देना है। एक बार आपको जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना यूनिट मंगानी है, 800 यूनिट्स। EOQ का मतलब यही आया, इस क्वेश्चन का लॉजिकल मीनिंग क्या आया कि 800 यूनिट्स आपको मंगानी चाहिए एक बार में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, राइट। तो एक बार जो मुझे मंगाना है वो कितनी यूनिट्स मंगानी है, 800 यूनिट्स, और हमें रिक्वायरमेंट्स कितनी की थी, 3200 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो 3200 मुझे मंगानी है और 800 एक बार में, 3200 हमें मंगाना है टोटल, और 800 हम एक बार में मंगाएंगे तो कितनी बार में हम टोटल ऑर्डर कर लेंगे। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी पर ऑर्डर, है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितने की, 3200 थी, डिवाइडेड बाई 800। एक बार हम जब ऑर्डर करते तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते, 800। इसका मतलब हमें 4 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक लॉजिकल मीनिंग है। मुझे 20,000 चीज़ें चाहिए, 20,000 चाहिए और एक बार में हम कितना मंगाएंगे, 1000 मंगाएंगे, तो हमें कितनी बार मंगाना पड़ेगा, 20,000 डिवाइड बाई 1000, मतलब हमें 20 टाइम्स मंगाने पड़ेंगे। वही चीज़ ये कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए कितना, टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई एक बार में आप मंगाएंगे कितना, EOQ, वही तो आप क्वांटिटी मंगाने वाले हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप में क्या था कि टाइम बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। अब कह रहा है आपसे कि आप एक ऑर्डर से दूसरी ऑर्डर को प्लेस करने के बीच में कितना गैप रखेंगे। अब आप बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और आपको ऑर्डर कितनी बार प्लेस करना है, 4 बार। तो आप खुद ही सोच लीजिए, आपको साल भर में 12 में आपको 4 बार ऑर्डर प्लेस करना है, तो कितनी बार आप कितने कितने गैप पे ऑर्डर प्लेस करोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो आपको एक साल में 4 बार ऑर्डर प्लेस करना है और 12 महीने होते हैं, 12 डिवाइड बाई 4 डिवाइड इज इक्वल टू 3 मंथ्स, मतलब हर 3 मंथ्स के बाद आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। कोई ट्रिकी नहीं था, बस क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें लगता है कि नई चीज़ आ गई, क्लियर है। तो ये आपका EOQ हो गया।
इसी के साथ हम आपको बता दें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि मेन तो हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ही होता है, ये मिनिमम होना है ना, टोटल कॉस्ट मिनिमम होना। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है उसका भी फॉर्मूला होता है, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक, जो आप मटेरियल मंगा रहे हो उसका खर्चा कितना आएगा, तो रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। जैसे 3200 हमको मटेरियल चाहिए था और एक मटेरियल की प्राइस कितनी थी, 6 रुपये, तो 3200 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू आंसर। तो मटेरियल की खर्चा। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री का खर्चा निकाल रहे हैं, तो भाई इन्वेंट्री की प्राइस कितनी है वो तो निकालोगे ही निकालोगे। तो एक तो मटेरियल कॉस्ट निकालोगे, दूसरा क्या निकालोगे आप, ये आपको नोटेशन का मतलब हो गया। अब दूसरा आप क्या निकालोगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर जो आप करते हो ना उसका खर्चा कितना आता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपकी रिक्वायरमेंट्स कितने की है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। इससे क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, नंबर टाइम्स। जैसे उस क्वेश्चन में आंसर आया था कि 4 टाइम्स आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एक साल में, तो 4 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और एक बार के ऑर्डर का खर्चा कितना आता है, 150 रुपीज़। तो आपका आंसर आ जाता, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है आपसे, ठीक है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमें अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था, अगर उसी पे हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना हो तो भाई 4 बार हमें ऑर्डर करना है साल भर में और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना आता है, 150 रुपीज़ आता है। तो हम क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, राइट। तो क्या हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, जो आंसर आ गया वो आपका क्या आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। क्लियर है। तो ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलता है कि एवरेज इन्वेंट्री आपको कितनी चाहिए, आप ऑर्डर जो क्वांटिटी करते हो उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए ऑन एन एवरेज, और उसको होल्ड करके रखने के खर्चे आपके आ जाएंगे। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगा आपका और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई CH। क्लियर है। तो इस तरह से आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा, हम आगे इसका न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।